हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस, ठीक है स्टूडेंट, अभी वर्तमान समय में आप लोगों का क्या है, मैंने मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करा रहे हैं मॉडल पेपर के रूप में। तो आज आप लोगों का जो है सेकंड पेपर का मॉडल पेपर मैं स्टार्ट की हूँ। सेकंड पेपर का मॉडल पेपर भी ये आप लोगों का कौन सा जो है पार्ट होगा स्टूडेंट, तो पार्ट 4 होगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों को हमने यूट्यूब पर जो है पार्ट 3 आप लोगों को दे चुके हैं, यानी 1, 2 और 3 जो है आप लोगों का हो चुका है। और आज आप लोगों का पार्ट 4 है। कौन से पेपर का? सेकंड पेपर का। और फर्स्ट पेपर का स्टूडेंट याद रखिएगा कि फर्स्ट पेपर का हमने 8 पार्ट जो है यूट्यूब पर आप लोगों को हम दे चुके हैं पहले से, यानी फर्स्ट पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और सेकंड पेपर जो है स्टार्ट है। सेकंड पेपर स्टार्ट में कौन कौन सा हो चुका है, तो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 हो चुका है, और आज आप लोगों का पार्ट 4 है। तो देखिए स्टूडेंट, आइए पेपर सेकंड कौन सा है, तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग, या इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। और कौन सा हम स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट, तो सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का हम स्टार्ट किए हुए हैं। समय आप लोगों को एग्जाम में कितना मिलेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि समय जो है आप लोगों को 2 घंटे का मिलेगा। और ये जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, तो 75 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। 25 नंबर का जो है आप लोगों का मिड टर्म परीक्षा जो है कॉलेज में हो चुका होगा या बहुत जगह स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो मिड टर्म परीक्षा जो है आप लोगों का 25 नंबर का होता है और यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर का जो है यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम होगा। याद रखिएगा कि आप लोग को समय जो है आप 2 ही घंटा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ठंडी का समय है तो पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही करिएगा। आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा, क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 4 रहेगा और 4 में से हमको क्या है 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। 4 में से क्या है टोटल प्रश्न कितने सॉल्व करेंगे हम, 2 करेंगे। और 2 प्रश्न जो है हमारे कितने नंबर के होंगे, तो 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 20 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को हम पहले से हर पेपर में बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखिए आज हम कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो परिकल्पना को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को विस्तार से लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके हमको डिफिनेशन बताना है और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन, ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है स्टूडेंट 101% और सेकेंड पेपर में भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन होते हैं जो कि आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत बारीकी से आप लोगों को जो है देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है। आइए स्टूडेंट देखिए, हम अब आंसर देखते हैं कि अभी हमने जैसे प्रश्न बताया आप लोगों को कि परिकल्पना क्या होती है, यानी हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं और उसके प्रकार को हमको डिफाइन करना है। तो आइए पहले देखते हैं। तो आप समझिए कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, ठीक है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, या इसी को हम क्या बोलते हैं, उपकल्पना भी बोलते हैं। तो क्या होता है, तो देखिए परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन, यानी पहले से किसी बात को हम चिंतन कर रहे हैं, वही क्या है हमारा परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है। फिर क्या है, यह अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, ठीक है। यानी एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च की प्रक्रिया का क्या दूसरा स्तंभ मतलब खंभा होता है, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं। फिर क्या है, परिकल्पना शब्द का अभिप्राय एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और अनुसंधानकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो परिकल्पना शब्द का अभिप्राय क्या है, तो हम एक उपकथन यानी एक कथन होता है, एक उपकथन बना लेते हैं और वो क्या होता है, जैसे हम कोई भी समस्या ले रहे हैं तो उसका अवधारणा से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस बातों की आप पुष्टि करेंगे, यही क्या है हम हाइपोथेसिस जो है बनाते हैं। आइए देखिए हाइपोथेसिस में ऐसे आप डायग्राम बनाकर आप लिखेंगे स्टूडेंट, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपो का मतलब क्या होता है और थीसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है और थीसिस का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर
हाइपो का मतलब क्या होता है, संभावित या जिसकी पुष्टि हो जाए, ठीक है, यानी जिसकी हम संभावना कर सकते हैं या उसको हम पुष्टि कर सकते हैं, यही मतलब हाइपो का मतलब। और आपका ये जो है थीसिस का मतलब क्या होता है, तो समस्या के समाधान का कथन, ठीक है। थीसिस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, तो समस्या के समाधान का कथन होता है। इसको भी आप डायग्राम्स को आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर जो है मतलब तुरंत उस पर फोकस करेंगे और आपको फुल नंबर देकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है कि इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए इस हाइपोथेसिस का मतलब हम समझते हैं कि इस प्रकार हाइपोथेसिस, ठीक है, इस प्रकार हाइपोथेसिस का अर्थ उस संभावित समस्या कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि उस संभावित समस्या कथन से होता है जो क्या है, समस्या का समाधान जो है प्रस्तुत करता है, वही हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। अब आइए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस का। देखिए फिर से यहाँ पर है कि हाइपोथेसिस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हाइपो में क्या है और थीसिस में क्या होता है, तो दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण जो है आपका हाइपो में आएगा। और थीसिस में क्या होगा, चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, एक जगह भी ऊपर में क्या गया वहाँ पर हमने क्या बताया कि संभावित समस्या का वो करना, और थीसिस मतलब समस्या का समाधान करना या खोज करना। अब यहाँ पे क्या है, हाइपो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक जो है चर का सम्मिश्रण पाया जाएगा तो तब वहाँ पर होगा। और थीसिस का मतलब क्या हुआ कि चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं अर्थात। इसका ऊपर का मतलब हम यहाँ समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। देखिए अर्थात दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण जो चरों की स्थिति को प्रदर्शित कर सके, ठीक है, यही हमारा क्या है, आपका हाइपोथेसिस या उपकल्पना होता है। अब आइए हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा देखिए क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो टाउनसेंड के अनुसार परिभाषा क्या है स्टूडेंट, देखिए कि परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। परिकल्पना क्या होता है, तो अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया क्या है, उत्तर है। सुझाया गया मतलब क्या होता है, यहाँ पर सुझाया गया का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो एक मिनट, हाँ देखिए सुझाएगा मतलब बताना, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, बताते हैं ना, मतलब सुझाते हैं ना, बोलते हैं ना कि आपको सूझा कि नहीं सूझा है, तो वही चीज़ है कि परिकल्पना क्या, अनुसंधान की समस्या के लिए क्या सुझाया गया उत्तर है। जैसे हम कोई रिसर्च के टॉपिक सोचते हैं, फिर उसके बारे में जैसे मान लीजिए हमको मल न्यूट्रिशन पर काम करना है, यानी कुपोषण पर हमको काम करना है, तो कुपोषण क्या होता है, तो हम पहले इसको देखेंगे, ठीक है। तो कुपोषण कैसे होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी हैं कुपोषण के लिए। तो ये सब क्या है, सब हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं। अभी हमने कुपोषण मतलब एक समस्या ली कि मैंने देखना है मुझे कि कैसे होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या किए, इमेजिनेशन करके बना लिए कि हाँ उनको कुपोषण हो सकता है जो क्या जो अच्छे न्यूट्रिशन भरे आहार नहीं लेते होंगे, जिनके आहार में प्रोटीन की और कैलोरी की कमी हो जाएगी, उन बच्चों को कुपोषण हो सकता है। तो ये क्या हुआ, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, एक परिकल्पना बनाई, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा परिभाषा को देखते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, मैकग्यून के अनुसार क्या है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को ही हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच, यानी जो वेरिएबल्स लेते हैं हम, उसके संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांच, जिस पे हम जांच कर रहे हैं, जांच किया हुआ कथन ही क्या कहलाता है, आपका परिकल्पना कहलाता है। अब आइए देखिए करलिंगर के अनुसार परिकल्पना की क्या परिभाषा है। तो देखिए करलिंगन के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है। परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना जो होता है वो दो या दो से अधिक चरों के संबंध के विषय में, ठीक है, वो क्या है, एक कल्पनात्मक कथन। हमने बताया ना कि कोई समस्या हम ले रहे थे, पहले क्या उसमें हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, परिकल्पना। फिर क्या है, टाउनसेंड के अनुसार क्या है, परिकल्पनाएं एक शोधकर्ता की आंखें होती हैं। तो ये भी बात सही है कि जो परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है, वो क्या है, शोधकर्ता यानी रिसर्चर, यानी आपके क्या है, वो आंखें होती हैं, ठीक है।
फिर अगली परिभाषा देखिए क्या है, ग्रिटिन के अनुसार। ग्रिटिन के अनुसार जो परिभाषा क्या दिया गया स्टूडेंट, देखिए परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब आपके जो डेफिनेशन थे स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से मतलब जो है वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 5 हमने परिभाषा दिया, तो आप लोग कम से कम 3 परिभाषा जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 परिभाषा आप लोगों को जरूर से जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो परिभाषा पे आप लोग के 5 नंबर जो है परिभाषा पे ही फिक्स हो जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस के नेचर क्या क्या होते हैं, यानी प्रकृति क्या होती है। तो देखिए पहला क्या है कि परिकल्पना की प्रकृति प्रत्यात्मक होती है। ठीक है, परिकल्पना की प्रकृति कैसी होती है, प्रत्यात्मक होती है। दूसरा क्या है, इसका शाब्दिक कथन घोषणा के रूप में होता है। ठीक है, इसका शाब्दिक कथन किस रूप में होता है स्टूडेंट, तो घोषणा के रूप में होता है। तीसरा क्या है, इसका संदर्भ बिंदु क्रियात्मक होता है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, संदर्भ बिंदु क्या होगा, इसका संदर्भ बिंदु जो होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक होता है। अब आइए चौथे बात पर हम चलते हैं। चौथा प्रकृति क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए चौथा प्रकृति है आपका कि परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों का कार्य कारण प्रभाव संभावित संबंध के रूप में प्रकट करती है। ठीक है, परिकल्पना क्या होती है, तो 2 या 2 से अधिक चरों के जो कार्य कारण होते हैं, यानी किन कारणों से वो कार्य कर रहा है, उसमें संभावित संबंध क्या क्या बन सकते हैं, उसको क्या करता है, उसको ये परिकल्पना जो है प्रकट करती है। अब पांचवा देखिए क्या है, परिकल्पना भविष्य की ओर संकेत करती है तथा भविष्य में इसकी पुष्टि होती है। तो हमेशा भी हमारा रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा रिसर्च हम भविष्य की तरफ करते हैं, आने वाले समय का, न कि पास्ट में। पास्ट पे क्या होते हैं, तथ्यों को हम लेकर क्या है, भविष्य में इसका क्या उपयोग है, इसका समाज को और देश को क्या लाभ मिलेगा, सबकी हम क्या भविष्य में पुष्टि करते हैं। तो परिकल्पना भी क्या है, भविष्य की ओर संकेत करती है और मतलब इसकी पुष्टि जो है भविष्य में की जा सकती है। ठीक है, तो ये भी बात 101% सही है। अब आइए बात करते हैं हम 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 पॉइंट हमारा क्या है कि यह वैज्ञानिक शोध कार्यों का आधार माना जाता है। ठीक है, परिकल्पना क्या है, वैज्ञानिक शोध। अगर हाइपोथेसिस नहीं है तो आप क्या है, रिसर्च कार्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब कुछ का क्या करते हैं, पहले से ही परिकल्पना ले लेते हैं, बना लेते हैं कि हमको इस पर काम करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सब आपका हाइपोथेसिस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए क्या है, परिकल्पना जो होती है वो बेस होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या, परिकल्पना केवल विचार मात्र नहीं बल्कि इसका शाब्दिक स्वरूप भी होता है। परिकल्पना क्या होता है, ये सिर्फ हम विचार नहीं करते उस पर, वो हमारा क्या मतलब जो भी हम रिसर्च ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, वह क्या है, उसका मतलब एक स्वरूप बनाकर देता है। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं परिकल्पना के प्रकार की। ठीक है, परिकल्पना के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो देखिए शिक्षाविदों ने अपने अपने ढंग से परिकल्पना के प्रकारों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। तो पहला क्या, हेज महोदय के अनुसार जो है परिकल्पना कितनी होती है, तो 2 प्रकार की होती है। जो हेज महोदय थे, ठीक है, हेज महोदय जो थे उन्होंने परिकल्पना को कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है, सरल परिकल्पना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस बोलेंगे। दूसरा क्या है, जटिल परिकल्पना, जिसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सरल परिकल्पना और जटिल परिकल्पना जो है ये किसके द्वारा दिया गया, तो हेज महोदय के अनुसार दिया गया। अगली परिकल्पना देखिए मैकग्यूगन के अनुसार क्या है, मैकग्यूगन के अनुसार जो है उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी परिकल्पना को 2 भागों में बांटा है। उनके अनुसार भी जो है हाइपोथेसिस क्या है, 2 तरह की होती है। पहला क्या है, सार्वभौमिक परिकल्पना, यानी जिसको हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरा क्या है, अस्तित्व परक परिकल्पना, जिसको हम क्या बोलेंगे, अस्तित्व परक परिकल्पना, यानी कि एक्सटेंशियल हाइपोथेसिस। ये क्या है, ये उनके अनुसार। फिर क्या है, अब देखिए कथन के आधार पर परिकल्पना जो होती है वो कितने तरह की होती है, तो कथन के आधार पर जो है परिकल्पना आपकी 3 तरह की होती है। पहला क्या है आपका सकारात्मक परिकल्पना, यानी पॉजिटिव हाइपोथेसिस। दूसरा है नकारात्मक परिकल्पना, यानी निगेटिव हाइपोथेसिस। और तीसरा क्या, शून्य परिकल्पना, यानी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या, ये आपका स्टेटमेंट के आधार पर परिकल्पना हो गया। फिर आगे देखिए अगला परिकल्पना क्या है, समय के आधार पर क्या क्या परिकल्पनाएं होती हैं, तो ये देखिए समय के आधार
पर जो परिकल्पना है वो आपका वो भी 3 तरह का होता है। समय के आधार पर भी परिकल्पना की संख्या कितनी है? 3 तरह की। पहला क्या है? प्राक्कलन, दूसरा क्या है? उत्तकलन परिकल्पना, तीसरा क्या है? वर्णन या व्याख्या परिकल्पना। तो ये क्या है? ये सब आपका समय के आधार पर, यानी हर विद्वान ने अलग अलग जो है परिकल्पना दी थी। ये चारों जो है आप परिकल्पना के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आप देखिए कुछ विद्वानों की ने परिकल्पना को क्या है? सिर्फ दो ही भागों में बांटा है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने परिकल्पना को क्या किया? 2 ही भागों में बांटा है। पहला उनके अनुसार क्या था? तो एक अनुसंधान परिकल्पना थी, दूसरा क्या था? सांख्यिकी परिकल्पना थी। ठीक है, एक क्या था आपका? अनुसंधान परिकल्पना, और दूसरा क्या था? सांख्यिकी परिकल्पना। अब आइए हम बात करते हैं, कुछ और विद्वान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ढंग से मतलब परिकल्पना का वर्गीकरण, यानी कुछ विद्वानों ने परिकल्पनाओं का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? परिकल्पना जो होती है वह मतलब 2 तरह की होगी आपके। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? प्रायोगिक परिकल्पना यानी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, दूसरा क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो जो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है तो उसमें कितने तरह के होते हैं, और आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस यानी अप्रायोगिक परिकल्पना में कितने तरह के होते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं प्रायोगिक परिकल्पना। तो प्रायोगिक परिकल्पना में क्या है आपका? जो है 4 तरह के हो गए। ठीक है, प्रायोगिक परिकल्पना में क्या हो गए? 4 तरह के आपके पाएंगे हाइपोथेसिस। क्या है? अस्तित्व परक परिकल्पना, संप्रत्यात्मक परिकल्पना, सार्वभौमिक परिकल्पना और सांख्यिकी। ठीक है, और अप्रायोगिक परिकल्पना में क्या है? साधारण स्तर के होते हैं, विषम के होते हैं और विशिष्ट स्तर के पर होते हैं। अब देखिए आपके सांख्यिकी को फिर फर्दर मतलब 2 भागों में बांट दिया गया। आपका कौन कौन सा है? तो एक है निराकरणी परिकल्पना और दूसरा क्या है? प्रायोगिक परिकल्पना। ठीक है, निराकरणी परिकल्पना ये सब क्या? सब आपके अब स्टेट्स में आ गए। निराकरणी परिकल्पना और क्या है? प्रायोगिक परिकल्पना। अब देखिए प्रायोगिक परिकल्पना कितने तरह का होता है? तो आपका 2 तरह का होता है, सकारात्मक या धनात्मक, दूसरा क्या है? नकारात्मक परिकल्पना। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है? अगर मान के चलिए अगर आपको ये आसान लग रहा है परिकल्पना के प्रकार तो आप इसको भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ऊपर जो हमने 4 जो बताए स्टूडेंट ना, जो 4 समय के आधार पर, ठीक है, समय के आधार पर और क्या है कथन के आधार पर, और जो राइटर ने अलग अलग जो 2 विद्वान थे उनके आधार पर, तो ये आप इसको भी लिख सकते हैं और आप इसको भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें जो आपको आसान लगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे बात करते हैं हम कि परिकल्पना जो होती है, साधारणतः परिकल्पनाएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यानी कौन कौन सी परिकल्पना? तो अब देखिए अलग अलग था, तो आपको हमने बताया ना कि सब विषय के अलग अलग जो विद्वान थे अलग अलग अपने तरीके से दिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि परिकल्पनाएं जो हैं अब क्या साधारणतः मतलब जो सामान्यतः, तो परिकल्पनाएं कितनी तरह की होती हैं? तो आपके यहाँ पे 4 तरह की। पहला क्या? प्रश्न रूप परिकल्पना, दूसरा क्या है? घोषित परिकल्पना, तीसरा क्या है? दिशायुक्त परिकल्पना, और चौथा क्या है? दिशा विहीन परिकल्पना। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके मतलब सामान्य रूप से, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार ऊपर के भी चारों लिख सकते हैं या तो फिर नीचे के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं परिकल्पना के स्रोत क्या क्या होते हैं, एनी सोर्सेज, कैसे कहाँ कहाँ जो है हाइपोथेसिस पाए जाते हैं। पहला क्या है आपका? संस्कृति है। ठीक है, दूसरा क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत है, तीसरा क्या है? सादृश्य यानी एनालॉगस के थ्रू पाया जाएगा। फिर चौथा क्या है आपका? व्यक्तिगत अनुभव से भी हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। फिर क्या? रचनात्मक चिंतन और सूझ से भी हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या है आपका? समस्या समाधान की मानसिक तत्परता। ठीक है, समस्या समाधान की मानसिक तत्परता से भी हम क्या कर सकते हैं? हाइपोथेसिस ले सकते हैं। फिर क्या? प्राप्त उपकल्पनाओं के विश्लेषण के आधार पर भी लिया जा सकता है। फिर क्या? सत्य प्रकाश नार्थन उछाल से भी लिया जा सकता है, संकलित तथ्य से भी लिया जा सकता है, उपलब्ध अनुसंधान साहित्य से भी हो सकता है, और हचित से भी हो सकता है, और सहसा प्रेरणा से भी हो सकता है। इतने आपके जो है परिकल्पना के स्रोत है, यानी कहाँ कहाँ से आप हाइपोथेसिस ले सकते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जो अच्छी परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम बात करें।
आइए देखिए, अच्छी उपकल्पना या परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, आपको ये प्रश्न यहाँ पर देखिए परिकल्पना की विशेषताएं करके भी आपको आ सकता है। जो शॉर्ट नोट होता है ना, तो उसमें आ सकता है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकते हैं। तो हमने परिकल्पना से संबंधित जितने भी मतलब फैक्ट थे वो हम एक जगह आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला क्या है, परिकल्पना जांचनीय होनी चाहिए। दूसरा क्या है, परिकल्पना मितव्ययी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है आपका, परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर होना चाहिए। ठीक है, परिकल्पना में हम क्या करते हैं, जो समस्या है उसका क्या करेंगे, सरलतम यानी आसानी वाला उत्तर हम खोजेंगे। ठीक है, रूप नहीं, उत्तर होना चाहिए। चौथा क्या है स्टूडेंट, चौथा पॉइंट है कि परिकल्पना में तार्किक, ठीक है, परिकल्पना में तार्किक पूर्णता का गुण होना चाहिए, यानी हम उसमें तर्क कर सके। पांचवा क्या है, परिकल्पना में व्यापकता का गुण होना चाहिए, वो व्यापक स्तर पर हो। छठा क्या है स्टूडेंट, कि परिकल्पना वैज्ञानिक परीक्षणों और उपकरणों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, और सातवां हमारा क्या है, परिकल्पना को, एक मिनट, परिकल्पना को क्षेत्र के मौजूदा से सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। आठवां पॉइंट क्या है, परिकल्पना का संबंध अन्य परिकल्पनाओं के साथ होना चाहिए। नवां पॉइंट क्या है, परिकल्पना समस्या की सरलतम एवं पर्याप्त उत्तर होनी चाहिए। परिकल्पना क्या होनी चाहिए, समस्या की सरलतम एवं पर्याप्त उत्तर होना चाहिए। 10वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। 11वां पॉइंट हमारा क्या क्या है, परिकल्पना में तर्क संगत सरलता एवं प्रामाणिकता का गुण होना चाहिए। 12वां पॉइंट क्या कर रहा है, यह मात्रात्मक मापन व परीक्षण योग्य होनी चाहिए। 13वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, 13वां देखिए आपका क्या है विशेषता, कि इसमें स्वीकृति एवं अस्वीकृति की समान संभावना होनी चाहिए, यानी हम परिकल्पना लेने की भी स्वीकृति होनी चाहिए, और मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहा है तो उसको अस्वीकार करने की भी क्या होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। फिर क्या है, 14वां पॉइंट क्या है, परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। 15वां पॉइंट क्या है, परिकल्पना किसी सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि हम मतलब बिना सिद्धांत का होगा तो वो क्या होगा, वो यूजलेस माना जाएगा। ठीक है, 16वां पॉइंट क्या है, परिकल्पना उपलब्ध तकनीकी से संबंधित होना चाहिए, जो भी हमारे पास समय पर जो भी सामग्री है उससे क्या होना चाहिए, वो संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कि परिकल्पना में आनुभविक प्रसंग सन्निहित होना चाहिए, यानी उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, 18वां पॉइंट आपका क्या कह रहा है, परिकल्पना से संबंधित चरों की सक्रियात्मकता व्याख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो परिकल्पना है तो उसमें जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उसकी क्या करनी चाहिए, उसका मतलब व्याख्या होनी चाहिए। फिर आपका 19वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परिकल्पना जो होनी चाहिए वह आंकड़े प्राप्त हो सके, ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या सकते हैं हम आंकड़े को प्राप्त यानी डाटा प्राप्त कर सके। परिकल्पना का स्वरूप यथासंभव विधि निर्धारित होना चाहिए, परिकल्पना में जो भी हम लेंगे हाइपोथेसिस उसमें क्या है आपका मतलब स्वरूप जो है उसका निर्धारित पहले से होना चाहिए। फिर क्या है, परिकल्पना का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कि परिकल्पना भविष्य कथन, ठीक है, परिकल्पना भविष्य कथन करने में समर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिकल्पना निगमन चिंतन पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परिकल्पना स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परिकल्पना किसी शोध विधि द्वारा परीक्षण एक मिनट, हाँ, परिकल्पना किसी शोध विधि द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, परिकल्पना द्वारा अधिक संख्या में निष्कर्षों की प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। देखिए आपका 26 पॉइंट जो है वो क्या आपकी एक अच्छी परिकल्पना की क्या थी, विशेषताएं थी। तो इसमें आप लोग कम से कम, जैसे हम 16 पॉइंट दे दिए हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को जो पॉइंट मतलब आसानी से याद हो सके तो 16 में एटलीस्ट कम से कम आप 15 पॉइंट जो है आप विशेषता में आप लिखिएगा।
लीजिएगा, तो वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको आसानी से याद हो सके तो उसको आप लोग क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए और इसको राइट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिए। आपको अधिक इसलिए दे दिए कि आप अपने से छांट कर उसमें पॉइंट आप लोग एक जगह कर लेंगे। ठीक है, 16 पॉइंट है आपका, 26 पॉइंट है, तो कम से कम एटलीस्ट 16 पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं परिकल्पना, जो अभी पढ़ा है ना, मतलब प्रकारों के बारे में। तो अब एक आध दो परिकल्पना को हम सविस्तार से आप लोगों को हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका दिशा युक्त परिकल्पना। ठीक है, दिशा युक्त परिकल्पना यानी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखिए, जब किसी संभावित समाधान को अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है तब उसे दिशा युक्त परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, जब किसी संभावित समाधान को क्या है, अपेक्षित दिशा में, यानी हम उस दिशा की अपेक्षा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिशा युक्त परिकल्पना बोलते हैं। फिर क्या है, इसमें चरों के सहसंबंध को अपेक्षित रूप में प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को विशिष्ट रूप में लिखते हैं। ठीक है, चरों के जो अंतर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, विशिष्ट रूप में लिखते हैं। यही हमारा क्या है, आपका जो है दिशा युक्त परिकल्पना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इस प्रकार की परिकल्पना को विकसित करना कठिन समझा जाता है, क्योंकि अपेक्षित दिशा को प्रकट करने का, देखिए प्रकट होगा, ठीक है, करने का पर्याप्त सैद्धांतिक आधार होना आवश्यक होता है। इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित साहित्य की समीक्षा की सहायता ली जाती है। ठीक है, यानी हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो पहले क्या होंगे, इससे संबंधित साहित्य की समीक्षा, यानी कहने का मतलब क्या है, साहित्य का पूर्ण अवलोकन हम करते हैं। ठीक है, दिशा युक्त क्या है, परिकल्पना में। फिर क्या है अगला पॉइंट इसमें क्या है, दिशा युक्त परिकल्पना को बिना सैद्धांतिक आधार या औचित्य के वैध नहीं माना जाता। जो दिशा युक्त परिकल्पना होता है वो क्या है, बिना मतलब सिद्धांत पर तो वो आधारित होगा, ठीक है, औचित्य पर भी होता है, इसलिए इसको क्या है, वैध नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इस प्रकार की परिकल्पना का जो उदाहरण देखिए क्या क्या है। तो पहले देखिए आप एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है कि जो दिशा युक्त परिकल्पना उसका उदाहरण क्या है। तो देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के छात्र पुनर्बलन के निरंतर प्रक्रिया से अधिक सीखते हैं और बहिमुखी व्यक्तित्व के छात्र पुनर्बलन के अंतर प्रक्रिया से उत्तम प्रकार से सीखते हैं। यानी आप जानते हैं ना कि जो मतलब हर व्यक्ति क्या होता है, समाज में या दुनिया में क्या दो कैटेगरी के जो है व्यक्ति पाए जाते हैं, या बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहिमुखी होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो अंतर्मुखी जो छात्र होते हैं, पुनर्बलन यानी बार बार दोहराने से क्या है, वो अधिक सीखते हैं। लेकिन जो बहिमुखी यानी बहुत प्रतिभाशाली, यानी उनकी प्रतिभा क्या बाहर जो दिखती है, तो वो क्या है, वो मतलब अंतर्मुखी से क्या उत्तम तरीके से वो सीखते हैं, अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर क्या है, कुछ शोधकर्ता, एक मिनट देखिए, कुछ शोधकर्ता इस प्रकार की परिकल्पना को दोषपूर्ण बतलाते हैं कि वह शोध कार्य में वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता। जो दिशा प्रकट की गई है उसकी किसी न किसी प्रकार की पुष्टि करना चाहता है। तो यानी क्या है, जो मतलब रिसर्चर होते हैं तो वो क्या है, इस तरह की परिकल्पना को क्या करते हैं, दोषयुक्त बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाता उनको, इसलिए वो उस बात की क्या करते हैं, पुष्टि नहीं कर पाते। इसलिए आज दिशा विहीन परिकल्पना का प्रतिपादन जो है अधिक किया जाता है। ठीक है, दिशा विहीन, ठीक है, दिशा युक्त नहीं, दिशा विहीन परिकल्पना का क्या है, प्रतिपादन जो है अधिक होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दिशा विहीन परिकल्पना क्या होता है, यानी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। तो इसे क्या है, भ्रमवश शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या है, भ्रमवश जो है, भ्रमवश शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस भी इसी को हम कहते हैं, किसको, दिशा विहीन परिकल्पना को। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, इसका प्रयोग केवल सांख्यिकी
की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो सांख्यिकी की सार्थकता जहाँ हमको टेस्टिंग करना है कि यह मतलब हमारा कार्य जो सही है कि या नहीं है, वहाँ पर करते हैं। फिर क्या है? इस प्रकार की परिकल्पना को नकारात्मक रूप में विकसित किया है। ठीक है, इस पर जो नल हाइपोथेसिस होता है तो वो क्या है? वो आपका नकारात्मक रूप में जो है इसको विकसित किया गया है। फिर क्या है? चरों के संबंध, एक मिनट, चरों के सहसंबंध को नकारात्मक कथन में लिखा जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को भी नकारात्मक रूप में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। देखिए प्रगट होगा स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर देखिए फिर क्या है कि नकारात्मक शून्य हाइपोथेसिस के बारे में फिर क्या अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की परिकल्पना की विशेषता यह है कि इनके लिए कोई सैद्धांतिक आधार या औचित्य प्रस्तुत नहीं करना होता है। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई भी मतलब सिद्धांतिक आधार की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही औचित्य के। लेकिन जो हमारा दिशा युक्त जो परीक्षण था, दिशा युक्त परिकल्पना जो थी उसमें क्या था? उसमें हमको सैद्धांतिक आधार भी चाह रहा था और औचित्य को भी जो है प्रस्तुत किया जाता। फिर क्या है? शोधकर्ता को वस्तुनिष्ठ भी रखती है। इनको विकसित करना अपेक्षाकृत जो है सरल होता है। जो नन हाइपोथेसिस है उनका जो है विकसित करना क्यों है? जो है आपके दिशा युक्त हाइपोथेसिस से क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इसमें है कि इसमें संबंधित साहित्य समीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी नल हाइपोथेसिस में क्या संबंधित साहित्य, यानी इसमें क्या है? आपका साहित्य पुनरावलोकन की जो है आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दिशा युक्त परिकल्पना में क्या है? साहित्य पुनरावलोकन समीक्षा की क्या होती थी? आवश्यकता पड़ती थी। अब देखिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे है कि बहिमुखी व्यक्तित्व तथा पुनर्वलन के प्रक्रिया का अधिगम उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। जो बहिमुखी जो बहिमुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं तो पुनर्बलन यानी बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया का अधिगम जो है उपलब्धि का मतलब उनके ऊपर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है? परिकल्पना जो होती है बुद्धि और निष्पत्ति में सहसंबंध नहीं होता है। तो इस तरह में क्या होता है? उसमें क्या है? उसमें सहसंबंध यानी आपसी संबंध जो है कोरिलेशन जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब आइए देखिए हम बात करते हैं परिकल्पना के चर कितने होते हैं या चर क्या है। तो देखिए यहाँ परिकल्पना के जो चर होते हैं वो आपके क्या है? आपके जो है 5 तरह के चर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दूसरा क्या है? आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स या परतंत्र चर बोलते हैं। तीसरा क्या? परिमित या मर्यादित चर जिसको हम मॉडरेटर चर बोलते हैं। चौथा क्या? नियंत्रित चर यानी कंट्रोलर चर होते हैं। और पांचवा क्या? हस्तक्षेप चर यानी इंटरफेयरिंग चर होते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती चर भी बोलते हैं। किसको? हस्तक्षेप चर को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? आपका स्वतंत्र चर, परिमित चर, नियंत्रित चर और बाह्य चर को मिलाकर क्या है? आपका ये पांचवा क्या है? हस्तक्षेपी चर यानी इसको मध्यवर्ती चर कहते हैं। और यही क्या है? आपका फिर लास्ट में क्या होता है? आप आश्रित चर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम भी इसको आप लोग एक तरह से इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि परिकल्पना निर्माण में कौन कौन सी जो कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जो हाइपोथेसिस बनाते समय हमें किन किन कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है, अब उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? अनुसंधान क्षेत्र के ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, परिकल्पना में क्या होता है? अनुसंधान क्षेत्र के ज्ञान का क्या होता है? अभाव होता है। दूसरा क्या है? आपका अनुसंधान क्षेत्र के ज्ञान का सैद्धांतिक अभाव पाया जाता है इसमें। तीसरा क्या है? पूर्व अनुसंधानों का भी अभाव पाया जाता है। ठीक है, चौथा क्या है? मापन यंत्रों और उपकरणों की जानकारी का अभाव होता है। पांचवा क्या है? परिकल्पना अल्पदृष्टि होती है यानी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है। फिर क्या? रचनात्मक चिंतन का अभाव पाया जाता है। ठीक है,
अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का भी अभाव इसमें होता है। फिर क्या है, समस्या का गहन अध्ययन का अभाव पाया जाता है और साधनों का भी अभाव पाया जाता है। इतने सारे जो है हमको क्या हाइपोथेसिस बनाने में जो है इतने सारे समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए ये आपका परिकल्पना से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या, आपको प्रश्न बस यही था ना कि परिकल्पना को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को बताइए। तो हमने इसमें क्या 3-4 पॉइंट अलग से ऐड कर दिया था। आपको करना क्या, अगर कठिनाई पूछता है, ठीक है, परिकल्पना निर्माण में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है, तो ये आपको 9 पॉइंट आप इसको लिख लीजिए। एक प्रश्न ऐसे आप लोगों का तैयार हो गया। फिर क्या है, प्रकार में देखिए ये सारे जितने अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जो कि दिशा विहीन, ये सब जो दो दो को हमने यहाँ पर डिफाइंड अच्छे से कर दिया। तो यही दो आप दिशा विहीन और दिशा युक्त परिकल्पना के प्रकार, मतलब प्रकार तो ऊपर चारों जो वैज्ञानिकों ने दिया उसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगली हेडिंग आप डाल देंगे दिशा युक्त परिकल्पना और दिशा विहीन परिकल्पना। और इसको क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिया है उस तरह से आपको मतलब उसको लिख देना है। ठीक, जिस तरह से इस PDF पे लिखा गया है आप लोगों को क्या करना है, उसी तरह से सेम आप लोगों को उतार देना है। दिशा युक्त परिकल्पना, ठीक है, और दिशा विहीन परिकल्पना, यही दो आपको बस डिफाइन कर देना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। और परिकल्पना की जो प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषताएं कैसी होती हैं, तो ये आप लोगों को शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, तो उसको भी हमने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया। तो आप अलग अलग क्वेश्चन बनाकर, जैसे परिकल्पना की विशेषताएं बनाकर उसको आपने ये 2600 पॉइंट या 15 पॉइंट जो भी आप लोगों को याद हो सके उसको आप नोट कर लेंगे। फिर क्या, परिकल्पना के स्रोत क्या होते हैं, तो ये स्रोत का अलग प्रश्न बनाकर इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर अब ये देखिए अब क्या है, आपको ये परिकल्पना के प्रकार आ गए ना, तो ये आप लोगों को वहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, परिकल्पना के प्रकार हेडिंग डालकर आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। चारों बता देंगे तो आप लोगों को, अगर ये 20 नंबर में क्वेश्चन में है, अगर आप लोगों ने इस तरह से लिख दिया तो आपको 20 में 18 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या मेथड, राइटिंग भी हमने बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और वीडियो को आप लोग लाइक करना और शेयर करना न भूले स्टूडेंट। ठीक है, ये आज आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन का जो है 4 वीडियो कंप्लीट हो गया। अब 5वां जो है आप लोगों को हम लघु प्रश्न उत्तरी का देंगे। अगली वीडियो जो होगी आप लोगों की लघु प्रश्न उत्तरी की होगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखते हुए, इस समय क्या शादी का सीजन चल रहा है, सभी लोग व्यस्त होंगे, लेकिन उस व्यस्तता में भी जिस तरह से हम आप लोगों के लिए मतलब PDF जो है ला रहे हैं, मैटर ला रहे हैं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो उस तरह से आप लोग जो है मतलब पढ़ने पर बस आप लोग को क्या काम है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, मैटर देना, ये सब कुछ क्या मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को पूरा A to Z मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप लोग सिर्फ अपने पढ़ने का कार्य जो है कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।